गुड मॉर्निंग, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल ही रहा है द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में हिंदी शिक्षण, तो हम देखेंगे द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी विधियों को जानना आवश्यक हो जाता है और विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य भी आसान हो जाता है। किस माध्यम से हमें कहें, किन विधियों से हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए, उस विधि यानी कि जो उपयुक्त विधि है उसके माध्यम से अगर शिक्षण कार्य किया जाता है तो शिक्षण कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम बिना विधियों के ऐसे ही सामान्य तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे तो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा और ना ही भाषा को सीखना आसान हो पाएगा। भारत सरकार ने हिंदी शिक्षकों को पारंगत और निष्णात करके उपाधि प्रदान करने हेतु केंद्रीय हिंदी शिक्षा संस्थानों के आगरा, आसाम, हैदराबाद और मैसूर में व्यवस्था की है। ये संस्थाएं हिंदी प्रदेशों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, जिनसे अपने प्रदेश में हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण कर सकें और हिंदी के प्रचार और प्रसार में योगदान दे सकें, व्यवस्था की है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी की केंद्रीय संस्थाएं हिंदी के शिक्षकों को भेजकर हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था करती हैं। अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करती हैं। ये संस्थाएं तमिल हिंदी, तेलुगु हिंदी, कश्मीरी हिंदी आदि शब्दावली का भी विकास करने में लगी हुई हैं। इसी के साथ हम देखेंगे द्वितीय भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। हिंदी प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है क्योंकि राष्ट्रभाषा का भी हिंदी को गौरव प्राप्त है। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा की विधियाँ द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियों से भिन्न होती हैं। कहें यानी कि जो मातृभाषा की विधियाँ होती हैं वे द्वितीय भाषा से भिन्न होती हैं, इसलिए द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियों को जानना आवश्यक हो जाता है। साधारणतया मातृभाषा को प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाया जाता है, जबकि द्वितीय भाषा का शिक्षण अनुवाद विधि से। आजकल द्वितीय भाषा के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ विधियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुवाद विधि यानी कि ट्रांसलेशन मेथड। छात्रों का मातृभाषा पर अधिकार पहले से ही होता है, अतः ये माना जाता है कि अन्य भाषा को मातृभाषा अनुदित करके यानी कि अनुवाद करके सीखना सरल होगा। इस विधि में अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है और अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है, इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। इसमें शब्द, वाक्य, संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान कराया जाता है। संस्कृत पढ़ाने में भी इसी व्याकरण विधि का अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। यही इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष भी है कि भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में समाप्त हो जाता है। वस्तुतः उस समय का प्रयोग हमें भाषा शिक्षण के लिए करना चाहिए। भाषा सिखाना हमारा उद्देश्य है, भाषा विज्ञान सिखाना नहीं। भाषा कौशलों की दक्षता प्रदान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि नियमों का ज्ञान कराना। भाषा को द्वितीय भाषा के ढांचों, ध्वनियों, शब्दों, पदों एवं वाक्यों के ढांचे का प्रयोग करना चाहिए, ना कि इन ढांचों का नियम एवं व्याकरण पद्धति का प्रयोग करें। भाषा शिक्षण की जगह भाषा शास्त्र व्याकरण का शिक्षण साध्य बन जाता है। इससे भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान भले ही हो जाए, व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त नहीं हो पाता है। अनुवाद इस प्रणाली का अनिवार्य अंग है। वैसे कहें तो मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में प्रयोग यानी कि अनुवाद कराया जाता है और इसके अभ्यास द्वारा द्वितीय भाषा के शब्दों एवं वाक्यों, संरचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अनुवाद करना एक जटिल कार्य हो सकता है क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में कराया जाता है। अनुवाद में समानार्थी शब्दों के ढूंढने की समस्या के अतिरिक्त भाषा के गठन की समस्या भी बड़ी बनी रहती है। दो भाषाओं के
गठन समान नहीं होते हैं, अतः एक भाषा के गठन को दूसरी भाषा के गठन में परिवर्तित करना एक दुष्कर कार्य हो जाता है, जिससे द्वितीय भाषा सीखने वाला विद्यार्थी पूरा नहीं कर पाता उसे। ये अनुवाद तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार हो, ऐसा कहा जाता है। अतः व्याकरण एवं अनुवाद पद्धति द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इससे बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि ना सीखें। प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन कमेनियस ने इस दिशा में बहुत कुछ कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। 18वीं सदी में जॉन वेस्टरडो ने भी कुछ कार्य किए। व्याकरण पद्धति का विरोध किया और कहा कि भाषा शिक्षण में पहले बोलने और पढ़ने पर बल देना चाहिए, व्याकरण पर बाद में। आगे चलकर इसी विचार से प्रत्यक्ष पद्धति का आधार तैयार किया गया, जिसमें मौखिक वार्ता पर अधिक बल दिया गया। इस विधि में बोलने का अभ्यास नहीं हो पाता और छात्र भाषा के प्रयोग में सक्षम नहीं हो पाते हैं। व्याकरण के नियमों को रटने पर अधिक बल दिया जाता है और भाषा का व्यावहारिक ज्ञान जो है व्यावहारिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। अन्य भाषा को आज जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं समझा जाता है, किंतु फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अच्छाई इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। अनुवाद पद्धति के दोषों को देखकर पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष पद्धति का सूत्रपात हुआ। वहाँ के अनुकरण पर भारत में भी शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई और बंगाल में श्री टिपिंग को, बम्बई में श्री फ्रेजर को और मद्रास में श्री येट्स को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य, बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस पद्धति में अन्य भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और इस पद्धति में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है तथा संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। सीमित शब्द वाक्य का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में से आदेश निर्देश लिए जाते हैं और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति भी की जाती है, किंतु इस विधि में सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती। सौंदर्य, न्याय, लज्जा, शोक, श्रद्धा और आदि शब्दों को प्रत्यक्ष विधि से समझना कठिन हो जाता है। सुनने और बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन गौड़ हो जाता है। अतः इस पद्धति की सीमाएं हो सकती हैं कुछ। भारतवर्ष में अंग्रेजी विद्यालयों में प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी का शिक्षण प्रारंभ करते हैं और अंग्रेजी को बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशलों का विकास सुगमता से किया जाता है, यानी कि उनका जो है व्यवहार में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि की कई लोग आलोचना करते हैं और कहते हैं कि संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जिनका चित्र आदि बन सके और जिनका चित्र बन ही नहीं सकता, जैसे कि अभी बताया था सौंदर्य, लज्जा आदि का, तो उनका ज्ञान किस तरह से दिया जाए। किंतु फिर भी प्रत्यक्ष विधि लाभदायक है, क्योंकि जो वस्तुएं हम दिखा सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम चित्रों के माध्यम से दिखा सकते हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के युग में हम कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनका व्यवहार करते हुए दिखाया जा सकता है, तो ये प्रत्यक्ष विधि भी लाभदायक है। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण पद्धति। व्याकरण पद्धति में सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द, वाक्य की परिभाषा तथा संज्ञा, विशेषण, कारक आदि पहले पढ़ाने होंगे और पढ़ाए जाते हैं। इस पद्धति का व्यवहार संस्कृत पढ़ाने हेतु किया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाते समय व्याकरण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याकरण विधि में समरसता नहीं होती है, इसलिए छात्रों में रुचि का विकास नहीं हो पाता है। किंतु फिर भी हम कहेंगे कि व्याकरण के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संगठनापरक विधि। इन विधियों की कठिनाइयों के बावजूद और कहें प्रत्यक्ष विधि या का जो है द्वितीय भाषा शिक्षण के दोषों से रहित वैज्ञानिक विधि नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण हेतु कुछ संगठनात्मक विधि द्वारा
यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि के दोष थे उसे संगठनात्मक या संगठनापरक विधि द्वारा दूर किया जाने का सुझाव दिया गया है। शब्दावली पर बहुत बल देने की जगह भाषा संगठना पर बल देना और स्वाभाविक संवादों द्वारा मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास कराया जाए, इस विधि की ये विशेषता है। प्रारंभ में इसे सेना विधि भी कहा जाता था, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिकन सैनिक, जो अमेरिका के सैनिक थे, को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। मौखिक अभ्यास पर बल देने से इसे श्रव्य भाषा विधि भी कहते हैं। भाषा विज्ञान का आधार होने के कारण इसे भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूप गठन विधि पद्धति। अंग्रेजी सिखाने में इस पद्धति का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, किंतु हिंदी सिखाने में भी अब होने लगा है। वाक्यों के कुछ गठन बालक के सामने रखे जाते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना गठन, वाक्य गठन या संगठन। इन वाक्य गठनों के माध्यम से छात्र आसानी से नवीन ज्ञान को ग्रहण करते चले जाते हैं। हिंदी में संज्ञा के लिंग का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, जो बात अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं है। अतः हिंदी की वाक्य संरचना छात्रों के सामने रखी जानी चाहिए। जैसे मोहन स्कूल गया, तो मोहन क्या है? मोहन एक नाम है, संज्ञा है। स्कूल क्या है? एक स्थान है। और गया क्या है, उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन जो हमारा जो मोहन यहाँ पर शब्द मुख्य है मोहन, उसको विशेष रूप से बालक को समझाएंगे कि मोहन एक नाम है जो कि संज्ञा शब्द है और एक वचन का शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। अब दूसरा हम वाक्य ले सकते हैं, राधा स्कूल गई, इसमें संज्ञा है, एक वचन है, जैसे कि मोहन एक वचन था, राधा भी एक वचन है, और लेकिन राधा स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम कहेंगे कि मोहन और राधा स्कूल गए, संज्ञा और ये कि दो संज्ञाएं हो गई इसमें, और बहुवचन हो गया दो होने के कारण से। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, जबकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।